Jai Hind friends, today we are going to start a new chapter of history textbook NCERT class 10. So the first chapter, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. आज हम चर्चा करेंगे यूरोप की उन परिस्थितियों की जिसमें एक समय के बाद राष्ट्रवाद का उदय हुआ. और वो समय क्या था, कैसे वहाँ के लोग अपने देश में स्वतंत्रता के लिए अपने ही लोगों से संघर्ष कर रहे थे. तो सबसे पहले हम यूरोप की बात आज करेंगे. यूरोप की बात करेंगे जिसमें कई सारे देशों के बारे में पढ़ेंगे हम. तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पेज से. एक ऊपर एक चित्र बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है काफी अच्छा, और उस चित्र की चर्चा करेंगे आज सबसे पहले पेज में. 1848 1848 में एक चित्रकार, एक आर्टिस्ट जिनका नाम है फ्रेडरिक सोरियू. फ्रेडरिक सोरियू 1848 में एक चित्र निर्मित करते हैं, एक चित्र बनाते हैं. और वो चित्र जो है आपकी किताब का पहला पेज जो है उस पर बना हुआ है. 1848 में फ्रेडरिक सोरियू फ्रेडरिक सोरियू एक चित्र बना हुआ है जिन्होंने बनाया है. उन्होंने बताया कि 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है उन्होंने. इनमें उन्होंने अपने सपनों का एक संसार सजाया हुआ है. क्या है भाई, इन्होंने क्या देखा, सपने का संसार. सपने का संसार देखा फ्रेडरिक सोरियू ने. और उस सपने के संसार में देखा क्या कि यूरोप के देश एक श्रृंखला में अपने देश में स्वतंत्रता अपने ही लोगों से पाने के लिए और देश में एक गणतंत्र पाने के लिए, एक तरह से बोल सकते हैं कि देश में डेमोक्रेसी लाने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. उस चित्र में क्या समझाया जा रहा है, चित्र में आगे देखते हैं. सपनों का एक ऐसा संसार रचा, उसमें शब्दों के जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था. समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए गणतंत्र और सामाजिक दोनों चीजों को मिलाप करने के बाद सोरियू ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि यूरोप में जो है वो समाजवाद लाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, राष्ट्रवाद लाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं. यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे रहे हैं चित्र में. यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे रहे हैं साथ में, जो कि एक श्रृंखला में खड़े हुए हैं, सीरीज में, लाइन में. सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने वंदन करते हुए नजर आ रहे हैं. सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, पुरुष महिलाएं, सभी लोग एक लाइन में खड़े होकर के ये प्रतीत नजर आ रहा है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा का क्या जिक्र है. कंट्री है फ्रांस, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते होंगे. फ्रांस की राजधानी है पेरिस. आपने नाम सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी. स्टैचू ऑफ लिबर्टी. हम बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो कि पेरिस में है. स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस में. तो उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने लोग कतार में लगे हुए चले जा रहे हैं और वहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रतिमा है, स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसको कहा जाता है, उस प्रतिमा के सामने वंदन अभिनंदन कर रहे हैं. आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे. यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है, और दूसरे में मनुष्यों के अधिकार का घोषणा पत्र. स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जब भी हम देखते हैं
स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जब भी हम देखते हैं तो उनके हाथ में एक मशाल होता है, मशाल एक हाथ में, और दूसरे हाथ में राइट्स, अधिकारों का घोषणा पत्र होता है, अधिकार राइट्स का घोषणा पत्र होता है जो मनुष्यों को दिलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एक हाथ में ऐसे पकड़े हुए होता है मशाल और दूसरे हाथ में यूनिटी, ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि समाज के हर वर्ग इकट्ठा होकर एक देश में गणतंत्र और स्वतंत्र लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उसने हाथ में पकड़ रखा है अपने घोषणा पत्र जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, उनके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं और ये पिक्चर में नजर आ रहा है। पिक्चर में छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, कुछ भी हो सकता है वो। अब वो टुकड़े टूटे पड़े हैं, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? टुकड़े जो टूटे हुए हैं वो निरंकुश शक्तियों को बिखरा हुआ दिखा रहा है पिक्चर। निरंकुश शक्तियां क्या है? डेपोस्टिक पावर। अभी मैंने लास्ट ईयर हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था 9th क्लास में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फर्स्ट पेज पर ही है डेपोस्टिक पावर ऑफ द किंग, एक शब्द है डेपोस्टिक पावर ऑफ द किंग। डेपोस्टिक पावर का मतलब क्या होता है? राजा की निरंकुश शक्तियां, एक ऐसा राजा जो कि अनकंट्रोल हो, प्रजा को अपना ध्यान में ना रखे, उसके राइट्स छीन लिए जाएं, परेशान करना प्रजा को, ये सब क्या कहलाएगा? डेपोस्टिक पावर। ठीक है, डेपोस्टिक पावर ऑफ किंग, डेपोस्टिक पावर ऑफ द किंग मतलब निरंकुश शक्तियां। चित्र में ये नजर आ रहे हैं जो, वो डेपोस्टिक पावर दर्शा रहे हैं राजा की। उस समय ऐसा ही हुआ करता था, डेपोस्टिक पावर ऑफ द किंग, डेपोस्टिक पावर ऑफ किंग। राजा की निरंकुश शक्तियां, राजा की निरंकुश शक्तियां, राजा की निरंकुश शक्तियां। ठीक है भाई, राजा की निरंकुश शक्तियां, डेपोस्टिक पावर ऑफ द किंग। तो जो डेपोस्टिक पावर्स हैं राजा की, उससे जुड़े जितने भी चीजें हैं वो उस मूर्ति के आसपास तोड़कर डाली गई हैं, जिससे ये सेटिस्फेक्शन मिल सके लोगों को जो वहां खड़े हैं कि हम जिस काम के लिए लड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं, उसमें सुधार आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सॉर्यू ने कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो भाई जिस किताब में सॉर्यू ने ये चित्र दर्शाया उस किताब का नाम है कल्पनादर्श यूटोपिया। यूटोपिया नाम की किताब है, उसमें सॉर्यू ने लिखा हुआ है। सॉर्यू कहते हैं दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं और उस प्रतिमा के सामने से गुजर रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये कुछ रियलिटी नहीं है, ये चित्र कल्पना करके बनाया हुआ है। और ऐसा सॉर्यू चाहते थे कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे यूरोप में या हमारे विश्व में ऐसा सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस समय हर देश संघर्ष कर रहा था। कोई अपने राजा से लड़ रहा था निरंकुश शक्तियों की वजह से, कहीं गुलामी थी तो कहीं कुछ था। जैसे कि भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था, हम गुलामी की बेड़ियों में थे। उसी तरह से निरंकुश शक्तियों के बेड़िए में अलग अलग देश थे। उस शक्तियों को फिनिश करने के लिए ये लोग विद्रोह कर रहे थे, वो विद्रोह करके दर्शाना चाहते थे। उसी व्याख्यान को सॉर्यू ने यहाँ पर दर्शाया हुआ है। ठीक है, सॉर्यू यूटोपिया में कहते हैं, यूटोपिया जो लिखा हुआ है, उन्होंने किताब लिखी हुई है यूटोपिया, उसमें कहते हैं कि दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। प्रतिमा के सामने जितने भी लोग हैं वो अलग अलग देशों के हैं, अलग अलग राष्ट्रों के हैं, जिससे उनके कपड़े, उनके राष्ट्रीय पोशाक से समझ आता है कि ये ब्रिटेन के, फ्रांस के हैं, ये अमेरिका के हैं, ये स्विट्जरलैंड के, ये पोलैंड के हैं, ये हॉलैंड के हैं। तो इस तरह से कई अलग अलग देशों के लोग समूह में बटे हुए हैं। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। सबसे आगे जो लाइन में है वो यूएसए के लोग हैं, साथ ही साथ स्विट्जरलैंड के लोग भी हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड के लोग, ये लोग नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप है इनके पास, ये लोग नेतृत्व कर रहे हैं उस जुलूस का। ठीक है, आगे कह रहा है जो जब तब राष्ट्र बन चुके थे, फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। फ्रांस की चर्चा कर रहा है भाई। फ्रांस वो कह रहा है कि प्रतिमा के पास अभी अभी
फ्रांस पहुंचा है जुलूस में। जुलूस में जो शो कर रहा है वो फ्रांस अभी अभी प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो कि आगे निकल चुके हैं, जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। उसके पीछे, फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग काला, लाल और सुनहरा रंग का झंडा थामे हुए हैं। जर्मनी के लोग काला, लाल और सुनहरे रंग का झंडा थामे हुए हैं, जो कि आपके फ्रांस के पीछे हैं। आगे बात करते हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सॉर्यू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। जर्मनी जो है वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं था उस समय तक, ठीक है। जब जिस समय का ये व्याख्यान किया जा रहा है 1848 का, ठीक है। जो झंडा थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान और अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य से गठित करने की चाह थी। कह रहा है कि जो जर्मन था वो भी कहीं ना कहीं निरंकुश शक्तियों में जी रहा था। जर्मन के जो लोग हैं उसमें भी कुछ समुदाय के लोग कुछ राजा के प्रति थे, वो नहीं थे जुलूस में। जो राजा के खिलाफ थे, विद्रोह के खिलाफ, विद्रोह में शामिल थे, वो लोग इस जुलूस में सम्मिलित थे, जर्मन भाषी जो रियासतों के लोग हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया देश है, 2 सिसिलियों की राजाशाही, 2 सिसिलियां, ये भी एक कंट्री है। आगे बात कर रहा है कि लंबोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस, ये सभी देशों के लोग उस जुलूस में शामिल हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। यहां तक कि सॉर्यू ये तक इमेजिन कर रहे हैं कि जब ये सब हम करेंगे, हम इतना सब कुछ करेंगे, जब अपने लिए स्वतंत्रता के लिए हम लड़ेंगे, तो ऊपर से फरिश्ते, परियां, ठीक है, परी, फरिश्ते, ईसा मसीह, संत, देवी देवता हमें देख रहे होंगे। इसको चित्र में दर्शाया हुआ, बहुत अच्छे से चित्र में दर्शाया हुआ है। ईसा मसीह खड़े हैं ऊपर आकाश में, परियां देख रही हैं, उनको मॉनिटरिंग कर रही हैं, क्या चल रहा है नीचे। इतना सब कुछ सॉर्यू ने इमेजिन कर रखा था, सपने का संसार बना रखा था चित्र में। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। सॉर्यू को जरूरत क्या थी ये सब करने की, इतना बड़ा चित्र और ये परियां वरियां बनाने की? तो सॉर्यू ये कहना चाहते हैं, सॉर्यू बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम इस चित्र को बना करके दुनिया में भाईचारे की सद्भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिटी दिखाना चाह रहे हैं, एकता दिखाना चाह रहे हैं सॉर्यू, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, आपका फर्स्ट पेज क्लियर हुआ, सेकंड पेज का आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे इस बारे में। इसके आगे आप इस चीज की स्टडी करिएगा, इसके आगे कल हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको घर पर इसका जो भी वोकैब्स है, वोकैब्स जो मीनिंग्स हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। मीनिंग्स जो आपको टफ लगे उनका हिंदी वर्जन निकालना है आपको, फिर उसके बाद उस चीज को आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और लर्न करनी है। जय हिंद, थैंक यू।